हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यादुवंशी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय जो था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, और शाहजहाँ के कितने पुत्र थे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि शाहजहाँ के कितने पुत्र थे, तो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। ठीक है, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। ठीक है, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श। ठीक है, अच्छा, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। ठीक है, किसने जो है अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। तो दारा शिकोह जो एक पुत्र था, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। तो दारा शिकोह ने जो है अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। अच्छा, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस युद्ध के बाद जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना हुई थी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि हुमायूं किस वंश का शासक था। हुमायूं जो था वो किस वंश का शासक था। तो हुमायूं जो था वो मुगल वंश का शासक था, याद रखना। ठीक है, हुमायूं जो था वो मुगल वंश का शासक था। हुमायूं जो था वो मुगल वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होती हैं। तो 131 सीटें जो है आरक्षित होती हैं, 131 सीटें। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें। ठीक है, 47 सीटें मिला करके 131 सीटें जो है प्रतिनिधियों के लिए जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, जो संविधान में आरक्षण की बात कही गई अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जातियों के लिए, वो किस अनुच्छेद में है। तो वो 330 अनुच्छेद में है। ठीक है, 330 अनुच्छेद में जो है आरक्षण की बात कही गई है अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, जो वित्त आयोग का गठन होता है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो उसका जो प्रावधान है वो 280 अनुच्छेद में है। ठीक है, 280 अनुच्छेद में है, याद रखना आप लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछे शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में आता है, जो शोषण होता है उसके विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है इसी 23 से 24 के अनुच्छेद में आता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। ठीक है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो भारत के गुजरात राज्य का जो है सबसे लंबा समुद्री किनारा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना लंबा है ये, जो समुद्री किनारा है गुजरात का वो कितना लंबा है, तो लगभग जो है 1214। ठीक है, 1214.7। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर लंबा जो है गुजरात का समुद्री किनारा है, याद रखना आप लोग। कितना है, 1214.7 किलोमीटर जो है इसकी तटरेखा है गुजरात की। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे बात की जाए 9 तटवर्ती जो राज्य हैं, मतलब कि जो किनारे पे बसे हुए हैं समुद्र के, उनका नाम बताओ। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। याद रखना आप लोग, 9 तटवर्ती राज्य। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में तो नहीं पूछता है इतना, बट आपको ये पता होना चाहिए, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो 9 तटवर्ती राज्य हैं वो किस प्रकार हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ओके, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ जो है भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, याद रखना आप लोग। कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, अच्छा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसकी है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की है, याद रखना आप लोग। किसकी है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां कौन करता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां कौन करता है। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां हैं ये केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं और इसको राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको जो है राष्ट्रपति करता है।
अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, जो भारत का संसद है उसके ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो भारत के संसद का जो ऊपरी सदन होता है उसको राज्यसभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा बोला जाता है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय सेनाओं में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, जो भारतीय सेनाओं में सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, तो वो जो होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद नंबर 356 में, याद रखना आप लोग, अनुच्छेद नंबर 356 में जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानस बदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, मानस बदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो मानस बदारी जो प्रथा है वो अकबर द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मानस बदारी क्या होता है? ठीक है, तो जो मानस शब्द है आपका, मानस शब्द है ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है रैंक। रैंक मतलब रैंक। ठीक है, रैंक 1 2 3 4, इसका अर्थ होता है रैंक। ठीक है, ये जो प्रणाली थी ये अकबर ने चालू की थी और इसके आधार पर, ठीक है, जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे अकबर के शासनकाल में, उनकी रैंक निर्धारित करी जाती थी कि किस रैंक का जो है कौन अधिकारी है। ठीक है, और अगर बात करें हम कि मुग़ल वंश के नींव किसने रखी थी, ठीक है, मुग़ल वंश की नींव किसने रखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर। ठीक है, बाबर ने जो है मुग़ल वंश की नींव रखी थी, याद रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो मयूर सिंहासन जो था वो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, जहांगीर का मकबरा मतलब कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, तो जहांगीर का मकबरा जो है नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा, याद रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानस बदारी जो प्रथा थी ये कब लागू की गई थी, मतलब इसकी समय क्या था, इसका समय काल क्या था, तो ये जो है 1595 से 96 के बीच लागू की गई थी। 1595 से 1596 के बीच जो है ये प्रथा लागू की गई थी। और इसका कार्य तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, सरकारी जो अधिकारी थे उनकी रैंक को निर्धारित करना। ओके।